नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सरकारी हैचरी है और छत्तीसगढ़ की ये दूसरी सरकारी हैचरी हम कवर करने जा रहे हैं। जगह की बात करें तो ये खंडसरा है, जिला बेमेतरा है, यानी कि बेमेतरा जिले का सरकारी हैचरी है। और इस हैचरी की जो देख रेख करते हैं वो सर हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। जी नमस्ते। क्या नाम है सर? जी मेरा नाम सुनील कुमार साहू है। अच्छा, और यहाँ किस पद में सर? मत्स्य निरीक्षक के पद पे यहाँ पे कार्यरत हूँ। अच्छा जी। और सर हम इस लोकेशन की बात करें तो इस लोकेशन को कैसे समझाएंगे, मतलब इस जगह को? ये बेमेतरा से कुल 17 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। बेमेतरा से आप कवर्धा जाएंगे तो बीच रास्ते में ही नेशनल हाईवे पे गर्रा पड़ेगी। गर्रा से आप 6 किलोमीटर अंदर आएंगे तो खड़सरा मिलेगा। उसी प्रकार जैसे आप नवागढ़ से आते हैं, नवागढ़ बेमेतरा रोड से झाल पड़ता है, झाल से 4 किलोमीटर अंदर खड़सरा है। अच्छा, ये इसकी लोकेशन है। तो चलिए इस हैचरी को हम डिटेल के साथ समझें, लेकिन सर का परिचय पूछते हैं। सर किसान है, इनका आपने तालाब देखा होगा। सर परिचय दीजिए तो। हाँ, मोहित राम साहू, ग्राम पड़की से। हाँ, और बहुत प्रसिद्ध किसान है और बहुत 13 वीडियो हमने सर के किए हैं जैविक खेती के। और ये भाई साहब हमको पूरा बेमेतरा कवर करा रहे हैं, नवागढ़ का पूरा एरिया कवर करा रहे हैं। क्या नाम है सर? सुनील सप्रे। सुनील सेप्रे जी हैं और इन्हीं के खातिरदारी पर हम ये कवर कर पा रहे हैं। तो चलिए डिटेल के साथ हम मछली की हैचरी समझते हैं, मछली पालन को भी समझते हैं सर से। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। सर ये आपकी पोस्टिंग यहाँ कब से है? सर मेरी पोस्टिंग बेमेतरा ज़िले में 2018 अगस्त 2018 से है ना? अच्छा। और मुझे यहाँ पे काम करते हुए 3 सीज़न हो गया है। हाँ। ये सीजनल वर्क है सर। अच्छा। और पढ़ाई सर? सर मैं BFSC किया हूँ, बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस, कॉलेज ऑफ फिशरीज कवर्धा से। कवर्धा से जी। ठीक है सर। तो पहले सर तालाब को समझते हैं, फिर उधर का सिस्टम जो हैचरी का है वो देखते हैं। सर इसमें क्या क्या है? सर कुल यहाँ पे 15 तालाबें हैं। टोटल एरिया जो है इस फार्म का वो 10 एकड़ का है ना? यहाँ पे सामने में 2 तालाब है, 0.2 हेक्टेयर, 50-50 डिसमिल का 2 तालाब है। जो सामने जो तालाब है वो हम वाटर बैंक के रूप में इसको रखते हैं। वाटर बैंक इनका कहने का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ हम पानी रखते हैं जो हम हैचरी में पंप करते हैं। अच्छा, इधर हैचरी में जो पंप करते हैं। क्योंकि ये जो फार्म है वो ट्यूबवेल बेस्ड है। जनरली क्या होता है, जब हैचरी बनती है वो नदी के किनारे या फिर जलाशय के किनारे या नाले के किनारे बनता है। परंतु यहाँ पे जो हैचरी स्टेबलाइज हुआ है वो बीच लैंड में है, बीच खार में है, और यहाँ पे नदी, नहर या डैम नहीं है। पूरी की पूरी जो निर्भरता है वो ट्यूबवेल पर है, ट्यूबवेल वाटर पे। ट्यूबवेल वाटर जो है कठोर होता है, तो उसकी कठोरता को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्यूबवेल से पानी इस तालाब में पंप करके रखते हैं। 24 घंटा पानी को स्टोर करके रखते हैं। फिर 24 घंटा के बाद तालाब से पानी को पंप के सहायता से ओवरहेड टैंक में हम पंप करते हैं। उधर जो टैंक दिख रहा है उसमें ओवरहेड टैंक है, उसमें हम पंप करते हैं। फिर वो जो पानी है पूरे सिस्टम में आती है। अच्छा जी। तो सर इसमें मछली है अभी? हाँ, इसमें हम कुछ पीसेस मछली का रखते हैं जो जू प्लैंकटन को खाने के लिए, जो प्लैंकटन जो होती है इस पानी में, उसको वो भोजन के रूप में खा लेते हैं। क्योंकि हम जो पानी ब्रीडिंग के लिए ले रहे हैं वो इंसेक्ट फ्री और जो छोटे छोटे प्लैंकटन्स हैं वो फ्री होना चाहिए। तो उन प्लैंकटन को फीड करने के लिए कतला, रोहू हम इस तालाब में कुछ मात्रा में रखते हैं। कुछ मात्रा में? कुछ मात्रा में। और वो जो हम दूसरी तालाब देख रहे हैं वो वाला, वो हमारा जो तालाब है वो स्पेंडेड ब्रूडर पॉन्ड के रूप में हम उसको रखते हैं। वो भी 50 डिसमिल का है, उसका भी एरिया। और जब हम ब्रीडिंग कराते हैं, ब्रीडिंग कराने के पश्चात जो ब्रूडर रहता है उस ब्रूडर को हम, जो तालाब है स्पेंडेड तालाब है, उसमें हम शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा सर, अब सवाल किसान के नज़रिए से पूछते हैं। किसी भी किसान को तालाब कैसे डिज़ाइन करवाना चाहिए? किसी भी किसान भाइयों से निवेदन है कि तालाब जब बनवा रहे हैं तो सबसे पहले तो ये दिशा देखिए, है ना, किस दिशा में आपको तालाब बनवाना है। तालाब का जो दिशा है, डायरेक्शन है, वो पूर्व से पश्चिम होना चाहिए और आयताकार होना चाहिए, है ना। इससे क्या है, हवा जो है हमेशा पूर्व से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूर्व चलती है
है ना। इससे क्या है तालाब में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो पर्याप्त बनी रहती है। अगर हम इसी जो तालाब का जो डायरेक्शन है वो उत्तर से दक्षिण करते हैं तो उसमें क्या है ऑक्सीजन का जो मात्रा है और हवा का जो बहने की जो इस डायरेक्शन है वो अलग हो जाती है, विपरीत हो जाती है। तो किसान भाइयों से निवेदन है कि जब भी आप तालाब निर्माण करें आयताकार करें, जिससे आपको काम करने में आसानी हो, और जो दिशा है डायरेक्शन है वो पश्चिम से पूर्व या फिर पूर्व से पश्चिम होना चाहिए। और गहराई कितनी रखें सर? गहराई जो है कतला रोहू मृगल के लिए पानी की जो हाइट है वो 3 से 4 फीट होनी चाहिए सामान्यतः, जैसे, और ठंडी के दिनों में मिनिमम में 5 से 6 फीट ठंडी के दिनों में। ठंड के दिनों सामान्य मौसम में आप 3 से 4 फीट रख सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है। और मेड़ की हाइट क्या हो? मेड़ की हाइट जो आपका जगह है, लोकेशन है, उस पर डिपेंड करती है। जैसे नदी के किनारे है, बाढ़ आता है तो मेड़ की हाइट ज़्यादा होती है। अब ये सामान्य है, सामान्य जगह है, तो यहाँ पे मेड़ की हाइट सामान्य हम रख सकते हैं। हम नीचे बॉटम से ले तो 12 से 14 फीट हम रख सकते हैं मेड़ की हाइट। और उसमें पानी कितनी भरनी है? पानी जो है हम मैक्सिमम में हम अभी नॉर्मल मौसम है तो 4 से 5 फीट रखते हैं। 4 से 5 फीट, उससे ज़्यादा हम नहीं रखते हैं। ठंडी के मौसम में हम 5 से कम रखते ही नहीं हैं, 5 से एबव ही रखते हैं, 6 फीट के आसपास रखते हैं हम पानी। तो पानी कम ज़्यादा रखने का मौसम से क्या रिलेशन है? मौसम का सीधा रिलेशन है। ये जो है मछली जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल है ना। वो जो है पानी से सांस लेती है। पानी का तापमान परिवर्तन होता है तो उनके शरीर का तापमान परिवर्तित होता है ना। ठंडी में पानी का तापमान बहुत कम हो जाता है, तो सीधी बात है कि मछली का भी बॉडी का तापमान कम हो जाता है। बॉडी का तापमान कम हुआ तो जो प्रोसेस होता है बॉडी में, ऑस्मो रेगुलेशन और जो डाइजेशन का प्रोसेस है और जो ब्लड सर्कुलेशन का प्रोसेस है, वो धीमी पड़ जाती है। धीमी पड़ती है तो बहुत सारे बीमारियों का शिकार हो जाती है कम वाटर डेप्थ रखने से, है ना। वाटर डेप्थ ज़्यादा रखने से क्या है, तापमान का प्रभाव पानी की ज़्यादा गहराई होने से नहीं पड़ता है। वह जो है 3 लेयरों में फॉर्म हो जाता है और जो तापमान है ऊपर के 2 फीट तक के हाइट में फ्लक्चुएट होता है, नीचे के जो 3 फीट रहते हैं उसमें कम फ्लक्चुएट होता है, माइनर फ्लक्चुएट होता है। तो उसमें जो है मछली जो है प्रभावित नहीं होती है और किसी भी प्रकार की बीमारी होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अच्छा सर, किसी भी किसान को सर तालाब कब तैयार करने चाहिए और उसमें बीज कब डालने चाहिए? देखिए, मछली पालन एक सीजनली वर्क है, पर मछली पालन आप कभी भी प्रारंभ कर तो सकते हैं, पर अगर आप अच्छे से प्लानिंग करके करें तो ज़्यादा बेहतर है। तालाब निर्माण आप सूखे के मौसम में करें, फरवरी मार्च, और फरवरी मार्च में करते ही आप जो है मछली पालन का कार्य फरवरी आखिरी सप्ताह से मार्च पहले सप्ताह के अंतर में आप इस प्रारंभ करें, ताकि आपको जो है जो मेजर टेम्परेचर जिसमें सबसे ज़्यादा तापमान ज़्यादा होता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सबसे ज़्यादा मछली इसी महीने ग्रो करती है, क्योंकि टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है और तापमान ज़्यादा होने की वजह से मछलियों की जो खाने की कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा होती है। तो उस समय उनकी जो बॉडी एक्टिविटी है वो अच्छी रहती है और स्वस्थ भी रहते हैं। अच्छा, तो किस महीने में बीज डालना चाहिए सर? और बीज जो है फरवरी के आखिरी सप्ताह से मार्च के पहले सप्ताह, इसमें बीज डालने चाहिए। इसमें बीज डालना चाहिए। कतला रोहू मृगल का जैसे आप खेती प्रारंभ कर रहे हैं, मछली पालन प्रारंभ कर रहे हैं, तो किसान भाइयों से निवेदन है कि वो जो है फरवरी आखिरी सप्ताह से मार्च पहले सप्ताह में फिंगरलिंग, है ना, फिंगरलिंग। ये फिंगरलिंग जरा जो मछली वाले नहीं उनको जरा समझाइए ना कैसे होगा। फिंगरलिंग का साइज़ होता है 4 सेंटीमीटर, उनका अलग अलग साइज़ है। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो स्टंटेड फिंगरलिंग है, 1 साल का बच्चा होता है वो, जिसकी ग्रोथ कम रहती है लेकिन उम्र बड़ी होती है। उसको बोलचाल के भाषा में और जापानीज़ भाषा में बोनसाई भी बोलते हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ में बौना बच्चा भी बोलते हैं, और बांग्लादेशी भाषा में भी बोनसाई बोलते हैं। वो जो बच्चा है वो 200 से 250 ग्राम का रहता है एक सीड। वह जो है 1 साल का उसका उम्र रहता है। वो विपरीत परिस्थिति में पला बढ़ा रहता है,
तो जैसे ही अनुकूल वातावरण आता है तो उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से होती है और 6 से 8 महीने में वो अपनी जो उम्र के साइज़ का बराबर वो ग्रोथ ले लेती है। अच्छा सर जी। ठीक है। तो सर इसमें जैसे ये तालाब में मान लो किसी किसान ने मछली डाला, जी। तो उस तालाब में मछली डालने के बाद और क्या क्या ध्यान उस किसान को रखना है? देखिए, तालाब में मछली डालने से पहले उसकी प्रारंभिक तैयारी पहले कर लें। सबसे पहले तो तालाब की जुताई होती है, तालाब की जुताई कर लें सूखे के मौसम में। तालाब की जुताई करने के बाद उसको पहले सुखा दीजिए। उसके बाद फिर चूना का उपयोग किसान भाई करें। चूना जो है 2 प्रकार की होती है। एक होती है एग्रीकल्चर लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट, बूझा हुआ चूना बोलते हैं, और एक होता है एक्टिव लाइम, है ना। तो किसान भाइयों से निवेदन है कि वो बूझा हुआ चूना उपयोग करें। पर हेक्टेयर 200 केजी नॉर्मल। जैसे मिट्टी का पीएच कम है, जो 7 से कम आता है तो उसका डोज बढ़ जाता है। मिट्टी के पीएच के ऊपर चूने का डोज निर्भर करता है। फिर चूना डालने के बाद आप जो है उसको क्या बोलते हैं 10 से 12 दिन पानी भर के रख दीजिए नॉर्मली। उसके बाद फिर आप उसमें पानी भर के थोड़ा सा पानी कम हाइट का, कम से कम 1 फीट का पानी, 1 फीट हाइट में पानी आप भर के रख दीजिए। उसके बाद फिर आप 10 से 15 दिन बाद पानी आप पूरा भर लीजिए 3 से 4 फीट, फिर आप सीड स्टॉक कीजिए। अच्छा जी। और जैसे कोई मछली आज डाला है तो अच्छी तरीके से देख रेख करता है, तो फिर वो 1 किलो कितने दिन में हो जाएगा? जैसे कतला रोहा मिर्गल की बात करें तो सामान्यतः ये 12 महीने में 1 केजी साइज़ का होता है। पर वो उनकी स्टॉकिंग डेंसिटी पे डिपेंड करता है और वो मैनेज किस प्रैक्टिस पे कर रहा है, कैसे वो प्रैक्टिस कर रहा है, फीड कौन सी क्वालिटी क्या दे रहा है, इन सब फैक्टर पे निर्भर करता है। पानी का सोर्स क्या है, इन सारे कारकों पे निर्भर करता है कि वो ग्रोथ कितना जल्दी आएगा। सपोज़ जैसे किसान जो है 1 एकड़ का उनका तालाब है, 1 एकड़ के तालाब में कतला रोहा मिर्गल का जो स्टॉकिंग डेंसिटी होता है वो 4000 नग स्टंटेड फिंगरलिंग का होता है ना। किसान भाई अधिकतर, हमारे यहाँ किसान भाई अधिकतर क्या करते हैं कि अधिक मात्रा में मछली बीज स्टॉक कर देते हैं, जिससे उनका ग्रोथ प्रभावित होता है। बिल्कुल ऑप्टिमम स्टॉकिंग डेंसिटी जो संवर्धन संख्या है वो रखें, जिससे क्या है आपको मैनेज करने में और उनको जो फीडिंग स्टाइल है आपका, जिस पद्धति से आप करना चाह रहे हैं उस पद्धति से करने में आपको आसानी होगी। और ज़्यादा ओवर स्टॉकिंग करने से क्या है, बीमारियों की जो होने की संभावनाएं हैं वो भी बढ़ जाती है और मैनेज करने में भी परेशानी आती है। तो संवर्धन संख्या क्या है सर? संवर्धन स्टॉकिंग डेंसिटी, संवर्धन संख्या ये है कि एक तालाब होता है, उसका थ्रू आउट ईयर का कैरिंग कैपेसिटी होता है ना। जैसे 1 एकड़ का तालाब है 0.4 हेक्टेयर का, उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है 4000 नग। वो उसके कल्चर पीरियड 12 महीने का कल्चर पीरियड होता है, उस 12 महीने में वो 4000 नग जो है वो 1-1 केजी साइज़ का हो जाएगा। ये उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है। और जैसे तालाब में मछली है, पल रही है, तो किसान को और क्या उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, बीमारी ना आए, इसमें क्या ध्यान देना है? इसमें आप जो है समय समय पे मॉनिटर करते रहिए और सैंपल लेते रहिए। आप कोशिश कीजिए कि हर महीने एक बार नेटिंग करके अवश्य देखें। और सैंपल के लिए फीडिंग स्टाइल में आप जो है एक फीडिंग जोन बनाइए। उसमें क्या है, फीडिंग जोन बनाने से आपको ये बेनिफिट है कि आपको तालाब में उतरना नहीं पड़ेगा, ऊपर से ही आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेंस हो जाएगा कि मछली जो है उनमें खाने का जो स्टाइल है, उनके बॉडी स्टाइल है, स्विमिंग जो तैरने का तरीका है वो सामान्य है या फिर असामान्य है। तो इसमें क्या है, किसान भाइयों को आसानी हो जाएगी समझने में कि बीमारी हो रही है नहीं हो रही है। और ज़्यादा समय तक मछलियों को तालाब में एक ही तालाब में ना रखें। कहने का मतलब ये है कि उसमें आप नेटिंग कराते रहिए बीच बीच में। नेटिंग कराने से क्या है, बॉटम में हलचल होना, बॉटम तालाब का जो तली है उसमें जो है गैस का जमाव होता है। अधिक समय तक उसमें अगर नेटिंग नहीं हुआ है तो उसमें गैस का जमाव होता है। तो जब नेटिंग होता है तो जो बॉटम का मिट्टी है वो भी डिस्टर्ब होता है और उसमें जो ट्रैप न्यूट्रिएंट है, जो न्यूट्रिएंट बंधा हुआ है उस मिट्टी से, वो भी मुक्त होता है। तो वो न्यूट्रिएंट जब ऊपर आती है तो फिर उससे प्लैंकटन उत्पन्न होता है।
वो मछली का भोजन का काम करता है। अच्छा, मछली के खाने के रूप में क्या इस्तेमाल करना चाहिए जो उसके सेहत को फ़ायदा करे? मछली अभी बहुत सारे कमर्शियल फीड आ चुके हैं मार्केट में, पर जो ट्रेडिशनल स्टाइल में बोला जाए तो कोढ़ा, जो धान का कोढ़ा है वो है, और सरसों खल्ली। हाँ, सरसों खल्ली है, और जहाँ पे उपलब्ध है वो मूंगफली की खल्ली भी आती है, वो भी उपयोग कर सकते हैं। ये ट्रेडिशनल स्टाइल है, और बहुत सारे लोग अलग अलग फीडिंग स्टाइल में फीड का उपयोग करते हैं, पर वो कमर्शियल हो जाता है, उसमें फीड का कॉस्ट बढ़ जाता है और अल्टीमेटली वो जो है प्रोडक्शन कास्ट बढ़ा देता है। मछलियों को खाना कितने बजे देना चाहिए? और किसान भाइयों को विशेष रूप से यह ध्यान देना चाहिए कि मछली जो है उनको भी समय पे खाना और टाइम टू टाइम उनका जो एक्सरसाइज है वो होना चाहिए। तो एक्सरसाइज में नेटिंग आ गया और समय पे खाना। तो समय पे खाना जैसे हम सामान्यतः 2 टाइम खाते हैं, सुबह और शाम, तो वैसी मछलियों को आप फ्रीक्वेंसी रख सकते हैं, 2 बार या फिर 3 बार। एक ही बार आप देंगे तो हो सकता है कि वेस्ट हो जाए फीड, तो उसको आप 2 बार कर सकते हैं या फिर 3 बार कर सकते हैं। सुबह का समय 8 बजे रखिए और शाम का समय 4 बजे रखिए। अच्छा जी। तो सर, मछलियों का ऐसा भी कोई टाइम रहता है जब वो आराम करती है, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है? ऐसा कोई निश्चित समय नहीं है, क्योंकि वो स्विम करते रहते हैं और थोड़ा सा रेस्ट, ऐसा रेस्ट तो हम आज तक अभी सुने नहीं है कि रेस्ट करती हैं, पर वो स्विम करते रहते हैं। और एक प्रैक्टिस के तहत आप उनको ट्रेन कर सकते हैं कि एक निश्चित समय में आप उनको फीडिंग देंगे, और यही है। तो जैसे रोहू है तो 1 किलो कितने दिन में हो जाएगा? रोहू जो है सामान्यतः 11 से 12 महीना लग जाता है 1 केजी साइज होने में। 1 केजी साइज 1 केजी साइज होने में। ठीक है सर। अच्छा सर, कोई मछली तालाब में मर गई तब उसका क्या करें? जैसे सामान्यतः मछली मर जाती है तो किसान भाई सोचते हैं कि अब वो अनुपयोगी है, तो उनका अगर देखें वो फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश है और किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, अचानक से उनकी मृत्यु हुई है, तो उनको आप मार्केट कर सकते हैं, मतलब बेच सकते हैं उसको। या फिर वो ख़राब हो गई है तो उनका आप दूसरे ढंग से उपयोग कर सकते हैं, या फिर उनको आप छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग करके, गांव घरों में होता है पर्रा होते हैं, बोलचाल में हम छत्तीसगढ़ी में पर्रा बोलते हैं, उसमें आप रख के सुखा सकते हैं उसको, सुखा सकते, सुक्सी बना सकते हैं उसको। हाँ। है ना। तो सुक्सी जो है क्या है, अल्टीमेटली अब उसको हम ग्राइंड करके एक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके हम फिश को ही खिला सकते हैं। अच्छा, सुक्सी को फिर ग्राइंडिंग कर दें? हाँ, छोटे से पाउडर, छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करके, ग्राइंडिंग करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके हम मछली को भी फीडिंग करा सकते हैं। मछली का फीड बन जाएगा फिर से वो दोबारा। अब सर आपकी हैचरी पे बात करते हैं। ठीक है, तो अभी हैचरी पे बात करेंगे, फिर योजना पे बात करेंगे, फिर अंदर चलेंगे। अच्छा सर, ये जो हैचरी है खंडसरा की, ये कितना सप्लाई करती है किसानों को और कहाँ के किसानों को सप्लाई करती है? ये जो हैचरी है 2014 से खंडसरा में एस्टेब्लाइज्ड है। बेमेतरा ज़िला का एकमात्र शासकीय हैचरी है। ये मुख्यतः बेमेतरा ज़िला के किसानों को सप्लाई करती है, 4 ब्लॉक में, बिरला, नवागढ़, साजा और बेमेतरा। उसके साथ साथ आसपास के अन्य ज़िले हैं, जैसे कबीरधाम है, मुंगेली है, वहाँ के किसानों को भी यहाँ से भी सप्लाई होता है। जी, ठीक है। तो कितना प्रोडक्शन करते हैं सर? गत वर्ष हमारे जो वित्तीय वर्ष है 2020-21 में हमें लक्ष्य मिला था 5 करोड़ स्पॉन उत्पादन का, जिसके विपक्ष में हम 6 करोड़ 50 लाख का स्पॉन उत्पादन किए थे और 82 लाख स्टैंडर्ड फ्राई उत्पादन यहाँ से किए थे। 82 लाख स्टैंडर्ड फ्राई हमारा लक्ष्य मिला था, उसके विपक्ष में 82 लाख स्टैंडर्ड फ्राई हम यहाँ से उत्पादन करके किसान भाइयों को वितरण किए हैं। तो इसका यहाँ से कोई किसान लेता है तो उसका रेट क्या है? शासकीय रेट है, फ्राई जो है 75 रुपये 1000 नग है, और फिंगरलिंग जो है वो 200 रुपये 1000 नग है। उसका साइज़ होता है, अलग अलग साइज़ पे उसका अलग अलग रेट फिक्स है शासकीय दर जो है। जैसे फ्राई जो है 15 mm से 25 mm का वो फ्राई का स्टेज होता है, उसको 75 रुपये में 1000 नग हम देते हैं। और फिंगरलिंग है, उसका जो साइज़ है वो 25 mm से 40 mm का फिंगरलिंग का स्टेज है, उसमें जो है हम 200 रुपये में 1000 नग देते हैं। जैसे जैसे साइज़ बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो मछली का जो प्राइस है वो बढ़ते जाता है क्रमशः।
और इसके अलावा सर मछली पालन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं? मछली पालन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत सारी बहुमुखी और किसान हितैषी योजनाएं हैं। जैसे मत्स्य दुर्घटना बीमा योजना है, उसमें अभी जो है पहले पूर्व में 2 लाख रुपए का कवर मिलता था, अब किसान भाइयों का दुर्घटना बीमा होता है 5 लाख रुपए का निःशुल्क। अच्छा जी। इसके अलावा और कोई योजना सर? किसी को तालाब कुड़वाना है, किसी को मछली डालना है, तो इसमें कोई सब्सिडी वाला योजना है? जी, अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू हुई है, नई योजना है। इस योजना के अंतर्गत ST SC और महिला वर्ग के हितग्राहियों को 60% सब्सिडी में प्रोजेक्ट जो लागत है, इकाई लागत है, इकाई मीन्स 1 हेक्टेयर का जो लागत है वो 7 लाख रुपए का है, जिसमें 60% सब्सिडी है ST SC और महिला वर्ग के हितग्राही को। और OBC महिला कोई भी हो सकती है, जनरल महिला जो है ST SC OBC जनरल कोई भी हो सकती है, है ना। और OBC और सामान्य वर्ग के हितग्राही को 40% सब्सिडी है ना। और इसमें 1.5 लाख रुपए की इनपुट्स भी है उसके साथ में। ये स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण योजना अंतर्गत है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत एक घटक है स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण का। जी, तो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। जो सर ने बताई वो सब्सिडी है। जी जी, क्राइटेरिया इसका है किसान भाई के पास स्वयं का भूमि मिनिमम में 1.5 एकड़ होना चाहिए और मैक्सिमम में एक हितग्राही के नाम पे 2 हेक्टेयर का तालाब निर्माण हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है। अब अंदर चलते हैं सर। ये भाई साहब कौन है? जी, ये श्री महतराम महार है, मत्स्य जमादार के पोस्ट पे कार्यरत हैं। और जब से ये हैचरी स्टेबलाइज है तब से यहाँ पे ये कार्यरत है। कहाँ से है भाई? सर मैं ग्राम ठेलका बांधा विकास का नभनपुर, जिला रायपुर से हूँ। थमटार के नभनपुर के नहीं? हाँ। तो पहली बता रहे थे। यहाँ क्या क्या करते हैं? सर मेरा काम है मत्स्य उत्पादन, संचयन, संवर्धन का। अच्छा, ये काम कितने साल से कर रहे हैं? मैं जब से फार्म है 2014 से। दोनों मिलके करते हैं? जी, अभी तो मतलब आपका असिस्टेंट है ना, पूरा हेल्प आपका करता होगा ना? बाकी टेक्निकल में हैंडल पूरा यही करते हैं। अच्छा, डायरेक्शन हमारा रहता है। हाँ, ये हमारे धार के मन के। ठीक है भाई। ये जो है सिस्टम दिखाई दे रहा है, जरा ये सिस्टम समझाइए सर। जी, ये पूरा सिस्टम, इसको हैचरी बोलते हैं, चाइनीज़ हैचरी है। ये जो हैचरी है वो चाइना में पहले डेवलप हुआ था, इसीलिए इसका नाम चाइनीज़ हैचरी है ना। ये इसको सर्कुलर हैचरी भी बोलते हैं। ये पूरा एक सिस्टम है, यहाँ पे हमारा पूरा सेटअप है। हाँ। जैसे जो टैंक है उनको, उस टैंक को हम ओवरहेड टैंक बोलते हैं। हाँ। उसमें हम उस तालाब से पानी सीधा ऊपर चढ़ाते वाटर हैं। बैंक तालाब से है, वहाँ से हम मोटर के सहायता से पानी पंप करते हैं। हाँ। फिर वहाँ पे हम पानी को स्टोर करके रखते हैं। फिर वहाँ से उस टैंक से हमारे जो टैंक हैं, बाकी के अन्य जो यूनिट्स हैं, सपोज ये स्पॉनिंग पूल है, इस पूल में हम जो ब्रीडिंग पूल है इसमें हम ब्रूडर्स को हम हार्मोन इंजेक्ट करके हम छोड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो ब्रीडिंग स्टाइल है वो इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कराते हैं हम, स्ट्रिपिंग नहीं कराते हैं। इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कराने के बेनिफिट्स हमको ये दिखे कि ब्रूडर्स जो है हमारे सेफ रहते हैं और सीड की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। तो जो ब्रूडर्स है उसकी एज क्या हो, उम्र क्या हो? जैसे हम कतला रोहू मृगल की बात करते हैं, यहाँ कतला रोहू मृगल का ही ब्रीडिंग कराया जाता है। तो कतला रोहू मृगल जो है 2 साल में परिपक्व हो जाती है ब्रीडिंग के लिए, मैच्योर हो जाती है। और हम यहाँ पे ब्रीडिंग कराते हैं प्रोफेशनल ब्रीडर्स का। प्रोफेशनल ब्रीडर्स का कहने का मतलब ये है कि वह अपने ब्रीडिंग करने से पहले एक बार, 2 साल होने के बाद ब्रीडिंग करने से पहले एक बार और ब्रीडिंग कर चुका रहे। तो वैसे हम ब्रूडर्स को हम यहाँ पे प्रीफर करते हैं और वैसे ब्रूडर्स का हम ब्रीडिंग कराते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे जानवरों में दांत देख के जान देते हैं कि इतने दिन का है, जी। ये मछली में कैसे जानेंगे? मछली का हम स्केल को देख के हम पता लगा सकते हैं कि उस कितनी उम्र की है। और एक स्केल मतलब जो सल्क छत्तीसगढ़ी में सेसरा बोलते हैं, सल्क, उसको देख के हम पता लगा सकते हैं कि ये इसकी उम्र कितनी है, है ना। और एक अन्य माध्यम है ओटोलिथ। ओटोलिथ वो उनके लिए उपकरण की आवश्यकता होती है, माइक्रोस्कोप और बहुत सारे प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, फिर उससे भी पता चल जाता है कि मछली की कितनी उम्र है। जी। अच्छा, और इधर बाकी सिस्टम है?
जो मैं आपको दिखाता बाकी का सिस्टम है ये ब्रीडिंग, ये इंक्यूबेशन पूल है। हाँ। 2 हमारे पास इंक्यूबेशन पूल है, हाँ। है ना। आइए, ये इंक्यूबेशन पूल है। फिर हम यहाँ पे जब मछलियों को इंजेक्शन लगा के छोड़ देते हैं, फिर हाँ। ओवरनाइट में फिर वो फिशेज जो है ब्रीड करती हैं। ब्रीड करने के बाद फिर वाया पाइप से कनेक्टेड होके एक और टैंक है, अन्य टैंक, हाँ। एक कलेक्शन टैंक का। अच्छा, हाँ। अभी सर ये जो सिस्टम है ये कौन से महीने में रन पे रहता है? यहाँ का ये जो कार्य है वो सीजनल कार्य है। हाँ। ये एक कलेक्शन चैम्बर है। हाँ। यहाँ पे हम जो ब्रीडिंग पूल में जो मछली ब्रीड करके रखती हैं, हाँ। तो वो अंडा रिलीज करती हैं। हाँ। और मेल जो है मिल्क रिलीज करता है। हाँ। तो दोनों का जो फर्टिलाइजेशन वो एक्सटर्नल होता है, बाहर में होता है, पानी में होता है। हाँ। है ना, उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। हाँ। फिर फर्टिलाइज जो एग है, हाँ। फर्टिलाइज एग और अनफर्टिलाइज एग, हाँ। दोनों जो है फिर हम वहीं से पाइप के माध्यम से वहाँ यहाँ से पे पाइप के माध्यम से यहाँ कलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा। और यहाँ से बाल्टी यहाँ से हम बकेट बाल्टी है हमारा वहाँ पे। हाँ, हाँ। देख सकते हैं आप। हाँ। हाँ। बाल्टी है वहाँ पे। हम यहाँ से बकेट के माध्यम से अंडा को लिफ्ट करते हैं अपने इंक्यूबेशन चैम्बर पे, वहाँ डालते हैं। जी। ठीक है। ये सिस्टम सर किस महीने पे चालू रहता है? ये जो सिस्टम है मुख्यतः जून जुलाई अगस्त। और हमने इस सिस्टम को पूरी तरीके से कवर किया है कोंडागांव हैचरी से। जी, जी। उस वीडियो के लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूँ, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। जी, जी। तो सर ये कंप्लीट हो गया? हाँ, ये साइकिल जो है कंप्लीट हो गया है, इसका काम ओवर हो चुका है। और सर ने कैपेसिटी भी बता दी कि कितनी कैपेसिटी है, कहाँ के किसानों को मिलेगा ये भी बता दिया है, और मछली पालन के बारे में बहुत सारी बेहतरीन जानकारी भी दे दी है सर ने। तो सर का थैंक यू ज़रूर कहें। और ये हैचरी खंडसरा से है और बेमेतरा एरिया के किसान यहाँ से खरीद सकते हैं। दूसरे डिस्ट्रिक्ट के किसानों को भी मिल जाता होगा? हाँ, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के किसान भी यहाँ से सीड परचेस करते हैं। कर सकते हैं। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश और सर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर